Hey guys, welcome back to my channel. Today I have bought a video regarding the IGNOU Assistant Registrar exam. So the topic we would be discussing today would be Union Management Relationship. इससे पहले मैंने delegation के बारे में एक video upload की है. If you haven't watched it yet, then please do go and watch that video. और अगर आप चाहते हैं कि मैं और videos बनाऊँ regarding the exam, then please do mention that in the comment box. Okay, and लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. यूनियन मैनेजमेंट के रिलेशनशिप का मीनिंग क्या होता है. एक तरीके से हम पहले ये समझते हैं कि मीनिंग का ये है कि यूनियंस क्या होते हैं. यूनियंस किसी भी इंडस्ट्री में जो वर्कर होते हैं उनका यूनियन होता है. वर्कर यूनियन सुना होगा आपने, ठीक है. तो वो इकट्ठे होके उनके सेम मोटिव्स होते हैं, उनके सेम विचार होते हैं, सेम पर्पस होता है, ठीक है. तो वो यूनियंस होते हैं. अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को एकजुट होकर सॉल्व करते हैं. और दूसरा होता है मैनेजमेंट, जो कि एम्प्लॉयर्स होते हैं जिन्होंने उन्हें काम दिया है, ठीक है. उन दोनों तो इन यूनियंस के बीच में और जो मैनेजमेंट है जिन्होंने काम दिया है, जो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप बोला जाता है. सो यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर ऑन वन हैंड एंड द एम्प्लॉयर ऑन अदर, ठीक है. वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशनशिप. वर्कर्स ऑफर देयर सर्विस फॉर द वेजेस. वर्कर्स अपनी सर्विस दे रहे हैं कुछ पैसों के लिए, कुछ वेजेस के लिए. एंड देयर परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द वर्क. और उनका परफॉर्मेंस जो होगा वो एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा. जैसे कंडीशंस ऑफ वर्क अदर दैन द वेजेस, ठीक है. सिर्फ पैसों से ही काम नहीं होता. आप अपनी इंडस्ट्री में किस तरह की ट्रीटमेंट दे रहे हैं उन वर्कर्स को, वो भी चीज़ें अफेक्ट करती हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा. How the management treats its workers and how the workers work in the interest of their employers is the essence of union management relationship. तो क्या होता है कि जिस तरह से कोई भी मैनेजमेंट अपने वर्कर्स को ट्रीट करता है, ठीक है, और जिस तरह से वर्कर्स मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं, यही सब होता है यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप के अंदर. कितनी अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और कितनी अच्छी तरीके से उनका परफॉर्मेंस हो रहा है. ये दोनों चीज़ जब तक अच्छी होंगी तो जो इंडस्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी होगी. वर्कर्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू यूनियंस एंड यूज देयर कॉमन इंटरेस्ट एज अ फोर्स कीपिंग देम यूनाइसेंट. ओके, तो वो क्या करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट से यूनियंस बनाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, ठीक है, एकता आ जाती है उनके अंदर. यूनियंस आर यूज्ड फॉर इंश्योरिंग गुड वर्क एनवायरनमेंट. यूनियंस का क्या काम होता है, जैसे कुछ वर्कर्स की प्रॉब्लम है तो वर्कर्स यूनियन बनाकर अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि हाँ ये एक को है, दो को, या सबको ये प्रॉब्लम हो रही है. उस डिस्कशन को वो आगे लेके जाएंगे. जब पूरे यूनियन को ये प्रॉब्लम आ रही है फिर यूनियन से बात जाएगी मैनेजमेंट तक. एंड इस तरह से एक गुड कम्युनिकेशन बनता है बिटवीन द employers and the employees. The issue of union management relationship has certain aspects, ठीक है. तो इसके अंदर रिलेशनशिप किस तरह से होती है, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में होती है, वर्कर्स खुद के बीच में, एक यूनियन में जितने भी वर्कर्स हैं उनके बीच में होती है, बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द यूनियन ऑफ वर्कर्स, ठीक है. अब ऐसा होता है कभी कभी एक ही इंडस्ट्री में क्या होता है, काफ़ी सारे यूनियंस होते हैं, ठीक है. एक यूनियन नहीं होता, अलग अलग, जैसे कि कुछ अलग अलग लेवल्स होते हैं. ए लेवल के वर्कर्स का अलग यूनियन है, बी लेवल के वर्कर्स का अलग यूनियन है, सी लेवल के वर्कर्स का अलग यूनियन है. तो पर ये है एक ही मैनेजमेंट के अंदर, एक ही इंडस्ट्री के अंदर है, ठीक है. तो इन सब जो यूनियंस है इनका रिलेशन जो है मैनेजमेंट से कैसा है. तो ये 3 एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं. अब हमें क्यों ज़रूरत है यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप को पढ़ने की, ये क्यों होता है यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप. जॉइंट एफर्ट्स ऑफ वर्कर्स एज वेल एज मैनेजमेंट लीड टू गुड प्रोडक्टिविटी इन द सिस्टम. मेन मुद्दा सिर्फ प्रोडक्टिविटी का है. आप कहीं भी किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, आप कुछ आउटकम दे रहे हो, उस आउटकम को मेंटेन करने के लिए, बेटर करने के लिए ये जॉइंट एफर्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं कि एक अच्छी रिलेशनशिप रहे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में. Therefore, harmonious relation shall be maintained. से प्रोडक्टिविटी के लिए, आउटकम के लिए. Bad relation between the unions and management lead to work stoppage, impoverishment of workers and retrenchment. Retrenchment उसके बाद stoppage of production, rise in the cost of production, damage to the machines and equipments. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जब वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं. This all leads to decline in the government revenue through lower collection of excise and corporate income tax, hike in administrative expenses for maintaining law and order and for controlling criminal activities. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो कि अगर रिलेशनशिप्स हारमोनियस नहीं होंगी उसकी वजह से इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की रेवेन्यूज़ पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं होगी
एक्साइज कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस कलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह से रेवेन्यू पर इफेक्ट होगा। प्रोफेसर पिगौ ने कहा था, on the one hand, by impoverishing the people actually involved in the stoppage, it lessens the demands for goods and other industries make. On the other hand, if industries furnish a commodity or service largely used in the conduct of other industries, it lessens the supply of them of raw material or equipment for their work. So you must remember कि एक प्रोफेसर है बिको, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, जस्ट रीड एंड गो थ्रू दिस स्टेटमेंट। उसके बाद एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एज वेल एज शिफ्ट्स इन टेक्नोलॉजी and scientific base of industrial production depends importantly on the work environment provided by the workers. अब क्या हो रहा है इंडस्ट्रीज़ में, क्या हो रहा है, काफ़ी डाइवर्स चीज़ें आ गई हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं। अब ये क्या होता है, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजीज़ को ऑपरेट करने के लिए अलग अलग स्किल्स के वर्कर्स होते हैं। अब उन वर्कर्स को जब तक आप अच्छी कंडीशंस नहीं देंगे काम करने की, तब तक आपकी कंपनी में डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, आपकी कंपनी प्रॉस्पर कैसे कर सकती है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जो रिलेशंस है अपने वर्कर्स के साथ वो बहुत अच्छे रखें। फॉर कंटिन्यूड एंड एक्सीलरेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, रिसोर्सेज मस्ट बी एफिशिएंटली यूज, productivity must persistently rise, industrial growth must proceed over time and in a stable manner। ठीक है, तो अच्छी एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट के लिए किसी भी इंडस्ट्री के लिए उसकी रिसोर्सेज जितनी भी हैं वो अच्छे से यूटिलाइज होनी चाहिए। और उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कौन करेगा, वर्कर्स करेंगे। वर्कर्स जब उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होगी, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगी। ऑल दिस इज़ हेविली डिपेंडेंट अपॉन द इंडस्ट्रियल पीस एंड हारमोनियस लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप। ठीक है, ये सब इंडस्ट्री के अंदर कैसा इन्वायरमेंट है, पीसफुल है या नहीं, हारमोनियस है या नहीं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ लॉट एंड हैज़ गॉन थ्रू सेवरल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। हमारी कंट्री में बहुत सारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आए हैं, हमारी कंट्री काफ़ी अच्छी इस वक्त डेवलपमेंटल फेज में है। दी टेक्नोलॉजी के चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैव बॉट सम प्रॉब्लम्स टू, कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। रिडंडेंसी ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रिडंडेंसी आ गई है, रुकावट आ गई है एम्प्लॉयमेंट में। एडजस्टमेंट ऑफ प्रेजेंट वर्क फोर्स टू स्किल रिक्वायरमेंट, और वो रुकावट किस वजह से आई है, क्योंकि जो प्रेजेंट फोर्स है हमारे पास, वर्क फोर्स है, उनको नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग स्किल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए स्किल्स की ज़रूरत है, तो वो स्किल्स अभी अच्छे से अवेलेबल नहीं है। द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स परस्यूड सिंस जुलाई 1991 हैव अफेक्टेड द वर्किंग इन्वायरमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन डिफरेंट वेज, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की एक पॉलिसी जो परस्यू हुई थी जुलाई 91 में, उसके बाद से काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। अब हम बात करते हैं सारे यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप्स के बीच में दो प्रिंसिपल पार्टीज होती हैं, एक तो होती है ट्रेड यूनियंस की और एक होती है एम्प्लॉयर एसोसिएशंस की। ट्रेड यूनियंस की वर्कर्स के द्वारा बनाई जाती है और एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन जो होते हैं वो एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट के द्वारा बनाई जाती है। इन दोनों के अलावा गवर्नमेंट या फिर स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टेट या गवर्नमेंट का क्या काम होता है, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स, वो वर्कर्स के हित में काम करती है, ठीक है, उनके हित को प्रोटेक्ट करती है। हेल्पिंग टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स वेन एवर दे अराइज, जब भी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो जो स्टेट है या गवर्नमेंट है वो उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। वन थिंग आई वांट टू टेल यू गाइज दैट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज आई हैव ऑल्सो डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो शायद आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैंने काफ़ी सर्च करके वो क्वेश्चंस इंकॉर्पोरेट करें, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, तो आई विल ट्राई कि मैं अब जो भी वीडियो डालूंगी उसके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, जिससे एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, नाउ वील टॉक अबाउट द ट्रेड यूनियन। सो दीज आर द नोट्स दैट आई हैव मेड रिगार्डिंग दीज। सो ट्रेड यूनियन मूवमेंट इज़ अ सेंचुरी ओल्ड, काफ़ी एक सेंचुरी ओल्ड पुराना कॉन्सेप्ट है ट्रेड यूनियंस का। ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस इंक्रीज आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ट्रेड यूनियंस बनने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी बढ़ गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अडॉप्शन के बाद से। दिस एक्सटेंडेड द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एसोसिएशंस बनाने की राइट को एक्सटेंड किया था। ट्रेड यूनियंस प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स थ्रू द फंक्शंस दे परफॉर्म। ट्रेड यूनियंस अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और उससे इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स को मेंटेन करते हैं, जो भी उनके मेंबर्स का इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं।
अब आता है डिग्री ऑफ यूनियनाइजेशन। यूनियन बनाने की डिग्री क्या होती है? इट increased in public sector, very high in public sector and less in the private sector. जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर जो यूनियंस बनाने की टेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि प्राइवेट सेक्टर्स जो है उनमें काफ़ी कम है। अब इन सब चीज़ों की वीकनेस क्या है? लेबर मूवमेंट इज़ फ्रेगमेंटेड एंड आइडियोलॉजिकल बेसिस। ठीक है, एक वीकनेस है यूनियंस बनाने की, वो ये है कि काफ़ी सारे वर्कर्स जो कि बना रहे हैं यूनियन, उनके बीच में क्या होता है कि फ्रेगमेंट्स क्रिएट हो जाते हैं आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर। हर एक इंसान की अलग आइडियोलॉजी होती है, उसके बेसिस के ऊपर फ्रेगमेंटेशंस क्रिएट होती हैं किसी भी यूनियन के अंदर। ट्रेड यूनियन फेडरेशन फॉर्म ऑन पॉलिटिकल पार्टी लाइन। एक बात यह है कि कुछ ट्रेड यूनियंस जो होती हैं वो पॉलिटिकल पार्टी लाइंस पर फॉर्म होती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें कुछ यूनियंस की, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको AITUC बोलते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, अंडर द कम्युनिस्ट कंट्रोल सिंस इंडिपेंडेंस, ये कम्युनिस्ट कंट्रोल में है इंडिपेंडेंस से। ठीक है, उसके बाद आती है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको बोलते हैं INTUC। ओके, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये कांग्रेस से एसोसिएटेड है। अब ये जो हमारा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, ठीक है, इसमें स्प्लिट आया, उससे बना हिंद मजदूर सभा, जिसको बोलते हैं HMS, हिंद मजदूर सभा। हिंद मजदूर सभा में फिर से स्प्लिट आया और उससे बना यूनाइटेड ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, UTUC, जिसको नॉन कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट ग्रुप रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या था? पहले हमारे पास क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उसमें स्प्लिट हुआ, उससे क्या बना? हिंद मजदूर सभा। हिंद मजदूर सभा में फिर से एक स्प्लिट हुआ, जिसके बाद बना यूनाइटेड ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये स्प्लिट का एक प्रोसीजर है और ये जो है कम्युनिस्ट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। उसी के साथ एक हमारे पास क्या है? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये कांग्रेस के द्वारा मेंटेन किया जाता है। अब आता है भारतीय मजदूर सभा, फॉर्म्ड इन 1955 बाय जनसंघ पार्टी। ठीक है, जनसंघ पार्टी ने भारतीय मजदूर सभा बनाई। उसके बाद ऑल इंडिया ट्रेड यूनाइटेड कांग्रेस ने फिर से स्प्लिट किया और अब क्या बनाया उसने? सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, CITU बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इसमें ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन में पहले हिंद मजदूर सभा बना, उसके बाद यूनाइटेड ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन बना और उसके बाद फिर एक और स्प्लिट हुआ जिसमें CITU बना। ठीक है, CITU जिसे बोलते हैं सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस। रीजनल फेडरेशन एफिलिएशंस भी मिलती हैं। अभी हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बाद में बात की थी कि जो हमारी ट्रेड यूनियन फेडरेशंस होती हैं उन पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का काफ़ी इम्पैक्ट होता है। कैसे? कुछ कम्युनिस्ट बनाते हैं, कुछ कांग्रेस बनाती है, कोई मतलब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग अलग ट्रेड यूनियंस बनाती हैं। उसके बाद हम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो देखते हैं इफेक्ट। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज से DMK AIDMK बनी, जो कि तमिलनाडु में है। शिवसेना, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, शिवसेना कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लेबर मूवमेंट ऑन पॉलिटिकल लाइन हैज़ कॉज्ड डिसयूनिटी। ठीक है, पॉलिटिकल लाइन की वजह से जो फ्रेगमेंटेशन हुआ लेबर मूवमेंट में, अब क्या होता है? जो लेबर्स की फोर्स है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉलो करती है। अब जब वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को फॉलो करती हैं तो उनकी आइडियोलॉजीज़ अलग अलग होंगी, जिसकी वजह से डिसयूनिटी आएगी यूनियंस में और वीक ट्रेड यूनियन मूवमेंट आएंगे। जो ट्रेड के यूनियन मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी वीक हो जाएंगे। नो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस बाय द एम्प्लॉयर्स। अब क्या होता है? जो एम्प्लॉयर्स है, जो मैनेजमेंट है, उनके पास कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि वो यूनियंस को आइडेंटिफाई कर पाएँ कि कितने ट्रेड यूनियंस हैं। आए दिन ट्रेड यूनियंस बनते रहते हैं। सेवरल ट्रेड यूनियंस आर फॉर्म्ड एट सेम वर्क प्लेस, ये हमने बात की थी। एक ही वर्क प्लेस पे काफ़ी अलग अलग ट्रेड यूनियंस बन रहे हैं। दे कम्पीट फॉर लॉयल्टी ऑफ द सेम बॉडी ऑफ वर्कर्स। अब वो अपनी अपनी लॉयल्टी के लिए फाइट कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है? बिटर एंड वायलेंट राइवलरी रिजल्टेड। अब इससे क्या होगा? वर्कर्स के बीच में ही बिटर रिलेशनशिप्स क्रिएट हो जाएंगी। मैनेजमेंट की तो आप बात छोड़ दो। ठीक है, तो ये सब होता है जब पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस होके आपके ट्रेड यूनियंस बन रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं, ये हमने ट्रेड यूनियंस की बात कर ली। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन की। जो लोग आपको काम दे रहे हैं उनकी एसोसिएशंस क्या क्या हैं? तो 3 मेन एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन है। पहली है ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, जिसको AIOE बोलते हैं, जिसको फिकी ने स्थापित किया था न्यू दिल्ली के अंदर। उसके बाद आता है एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया EFI, जो कि फाउंडेड हुआ था बाय
SOCHM, SOCHM भी बोल सकते हैं, और वो बॉम्बे में है। उसके बाद आती है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ठीक है, इसका है स्कोप, इसको बोलते हैं स्कोप, और ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने बनाई थी, और न्यू दिल्ली में इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। ऑल दीज थ्री कम अंडर द काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स, ठीक है, ये तीनों जो है ये काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स के अंदर आती हैं, ठीक है। एम्प्लॉय एसोसिएशंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जस्ट क्रैम दीज थ्री एसोसिएशंस, क्योंकि इसमें से ऑड वन आउट आपसे पूछ सकते हैं, या कोई एक एसोसिएशन का नाम देके पूछ सकते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन, या आपसे पूछ सकते हैं एम्प्लॉयर एसोसिएशंस किसके अंदर आती हैं। उसके बाद इन तीन ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको AIMO बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस इन पब्लिक सेक्टर। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको CII बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें AIOE की, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें इंडिविजुअल और एसोसिएशन मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल मेंबर्स इसमें और एसोसिएशन मेंबर्स जो है वो 160 हैं, जबकि हम यहाँ पे बात करें EFI की, एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर लेस देन 240 हैं, ठीक है, लेस देन 240 मेंबर्स हैं। और हमारे पास जो AIMO है इसके अंदर 160 मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल और एसोसिएशन दोनों। उसके बाद स्कोप की बात करें, इट हैज़ द मेंबरशिप ऑफ 95% ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, तो स्कोप में 95% पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के मेंबरशिप है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट की, थर्ड पार्टी जो हमारे पास है। थर्ड मेन एलिमेंट प्लेज वाइटल रोल इन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स टू इंश्योर इंडस्ट्रियल पीस। इंडस्ट्रियल पीस स्थापित करने के लिए वो वर्कर्स के हित में, उनके हित को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन दैट हेल्प इन शेपिंग द इंडियन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो कि आपकी लेजिस्लेशन में दिए गए हैं वो कौन से हैं? इंडियन ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, इंडियन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, ये 3 एक्ट आप याद रखें। ट्रेड यूनियन एक्ट जो है बेसिक मिनिमम लीगलिटी बताता है, विदाउट विच यूनियंस कैन नॉट बी एलिजिबिलिटी, विदाउट विच एनी यूनियन कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। अब ये ट्रेड यूनियंस एक्ट ने कुछ रूल्स लेकर दिए ट्रेड यूनियन बनाने के। दिस लॉ स्टेट्स 7 वर्कर्स मे फॉर्म ट्रेड यूनियन एंड रजिस्टर विद रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। 7 वर्कर्स मिलके बना सकते हैं यूनियन और उस अपनी यूनियन को रजिस्टर करा सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस के अंदर। दिस लॉ प्रोटेक्ट्स ट्रेड यूनियंस फ्रॉम सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दैट अराइज आउट ऑफ कंडक्ट ऑफ ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट्स। जब ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट्स होते हैं तो ये जो ट्रेड यूनियंस एक्ट है वो ट्रेड यूनियंस को बचाता है सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के केस में अगर उठ जाती हैं तो। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट एम्स एट स्पीडी रिजोल्यूशंस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट थ्रू कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजंक्शन। ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन और एडजंक्शन। इनके द्वारा जो होता है अगर लेबर और मैनेजमेंट के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स का रेजोल्यूशन इन 3 चीज़ों के थ्रू होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, 14 डेज नोटिस दे देना चाहिए बिफोर एनी स्ट्राइक या फिर लॉकआउट। अगर लॉकआउट हो रहा है या स्ट्राइक हो रही है, वर्कर्स की तरफ से स्ट्राइक होती है, मैनेजमेंट की तरफ से लॉकआउट होता है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो 14 डेज पहले नोटिस दे देना चाहिए। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट आता है उसके बाद, ठीक है। When an establishment employs 100 or more workers, it must have standing order that are certified and define the conditions of the employment. वो पहले ही बता देगा कि इंडस्ट्री में कैसी स्थिति है, किस तरह से आपको काम करना है, ठीक है, अगर आप 100 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो तो। स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है, रिलेटिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स के क्या क्या लेवल्स हैं, अटेंडेंस क्या होनी चाहिए, शिफ्ट्स कैसे होंगी आपकी, डिसिप्लिन किस तरह मेंटेन करना है, टर्मिनेशन कैसे हो सकता है आपका, और ग्रीवियंस प्रोसीजर, आप शिकायत कैसे दर्ज कर सकते हैं। कुछ और एक्ट्स के बारे में बात करें तो फैक्ट्रीज एक्ट है जो कि 1948 का है, वो रेगुलेट करता है सर्विस एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन ऑल इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स। जो भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनमें सर्विस और वर्किंग कंडीशंस वर्कर की फैक्ट्रीज एक्ट देखता है। डील्स विद बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़, हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट ये सब देखता है कि वर्कर्स को किस तरह की हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, सेफ्टी है, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ पे किस तरह की कंडीशंस हैं, उनकी हेल्थ के लिए क्या हज़ार्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखता है वो। उसके बाद कुछ ये एक्ट्स हैं, ये भी आप याद कर लें तो बेहतर रहेगा क्योंकि एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए जो भी एक्ट्स या जो भी रूल्स रेगुलेशंस इस टॉपिक के अंदर आ रहे हैं, यू शुड जस्ट क्रैम ऑल दोज। 1 वीक का टाइम है आपके पास, यू कैन स्टिल डू द बेस्ट,
still you have a lot in your hands. Okay, so just take a screenshot of this, or if you want me to share this, then I'll share it on my Telegram channel. Okay, so you can stay tuned to my Telegram channel on biology. Okay, so or I'll share it on some of the groups that I'm linked with. Okay, नाउ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स इन इंडिया. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स किस लिए होते हैं, ठीक है, हम अब इसकी बात करते हैं. किस वजह से होते हैं? जॉब असाइनमेंट्स की वजह से हो सकते हैं, वर्क मेथड्स की वजह से हो सकते हैं, सेफ्टी प्रोसीजर्स की वजह से होते हैं, रिट्रेंचमेंट की वजह से हो सकते हैं, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, वेजिंग, वर्किंग कंडीशन. इन सब चीज़ों की वजह से डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर. डिससेटिस्फैक्शन, रिजेंटमेंट फ्रॉम वर्कर यूनियंस इज एक्सप्रेस बाय. यूनियंस किस तरह से अपना डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करते हैं? बाय बॉयकॉटिंग, स्ट्राइकिंग, सैबोटेजिंग, स्लो डाउन, इंटेंशनल वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मटीरियल. ये सब चीज़ें वर्कर्स करेंगे. अगर डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयर्स है, मैनेजमेंट डिससेटिस्फाइड है, तो वो इंडस्ट्री बंद कर देगा, फैक्ट्री बंद कर देगा, लॉकआउट कर देगा, ले ऑफ्स लगा देगा, ऑटोक्रेटिक सस्पेंशन और डिसमिसल्स कर देगा. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हाउ डज द वर्कर्स बिहेव ड्यूरिंग dissatisfaction and how does an employee या employers behave during the situation of dissatisfaction. Now settlement of disputes के बारे में बात करते हैं. disputes तो arise हो गए. Now how you will settle them. So there are two common settlement of disputes components. prevention कर सकते हो, या तो आप prevent कर सकते हो या settle कर सकते हो. prevention arrangements are made so that the differences do not take form of strike or lockout. आप इस तरह के अरेंजमेंट्स बना कर रखो कि जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में, वो स्ट्राइक या लॉकआउट का फॉर्म ना ले लें. 3 लेवल से प्रिवेंशन हो सकता है, नेशनल, इंडस्ट्रियल और एंटरप्राइज लेवल पर. ठीक है, यू मस्ट नो दैट. उसके बाद हम आते हैं ट्राई पेरियड कंसल्टेशंस के बारे में. ये क्या होता है? दे आर प्रोवाइडेड थ्रू इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ILC एंड स्टैंडिंग लेबर कॉन्फ्रेंस जिसको SLC बोलते हैं. हमारी कंट्री में 44 ट्राई पेरियड कंसल्टेशंस हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रमोट यूनिफॉर्मिटी इन लेबर लेजिस्लेशन, lay down procedures for settlement, discuss all matters of Indian importance between workers and employees. ये सब इनके objectives होते हैं. Moving on to the consultation at company and shop floor level. Company और shop floor level पे किस तरह से कंसल्टेशन कर सकते हैं? प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं अभी हम. ठीक है, तो उसके अंदर क्या आता है? वर्कर्स कमिटी एक्ट है 1947 का. जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल है 1958 की. जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल हैव एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू वेलफेयर, सेफ्टी, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ हॉलीडे स्केड्यूल्स. तो ये सब क्या कर रहा है? जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल ये सारे काम कर रहा है, वेलफेयर के बारे में देख रहा है, किस तरह से हॉलीडे स्केड्यूल्स होंगी, वोकेशनल ट्रेनिंग किस तरह दी जाएगी, और वर्कर्स की सेफ्टी के बारे में भी ये सारी चीज़ों का ध्यान रखता है. दे ऑल्सो वर्क ऑन मैटर्स रिलेटेड टू चेंज इन वर्क प्रैक्टिसेस, अमेंडमेंट, फॉर्मुलेशंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स, रैशनलाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी. इन सब चीज़ों का भी ये ध्यान रखता है. अब हम सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के बारे में बात करें तो काफ़ी तरह से होता है. पहली बात ये है, डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट होने से पहले आप कोड ऑफ डिसिप्लिन बता देंगे कि क्या इंडस्ट्री में कोड ऑफ डिसिप्लिन है. कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, जो कि बैठक बिठाते हैं, बात करते हैं. बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन बोर्ड भी बनता है. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, लेबर कोर्ट्स होती हैं, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स होते हैं जो कि स्टेट और नेशनल लेवल पर प्रेजेंट होती हैं. इंडस्ट्रियल ट्रूस रेजोल्यूशन एक 1962 का. ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रूस रेजोल्यूशन के अंदर क्या बात हुई थी कि अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो कोई भी इंडस्ट्रीज़ क्या करेंगी? शट डाउन नहीं करेंगी, स्लो डाउन नहीं करेंगी, वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगी, जिससे एटलीस्ट कहीं ना कहीं हमारे हाथ में हमारी कंट्री की सिचुएशन हो, रेवेन्यू हमारे हाथ में हो. ठीक है. नेशनल आर्बिट्रेशन प्रमोशन पैनल या बोर्ड जो कि 1967 में स्थापित किया गया था, ये सब चीज़ें सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के अंदर आती हैं या सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के लिए काम करती हैं. सॉरी. कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करते हैं अगर हम, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रोसीजर है जिसमें आप डिस्प्यूट्स होने के बाद नेगोशिएशन की बात करते हैं कि आइए हम नेगोशिएट करते हैं. या नॉर्मल सिचुएशन में भी काफ़ी टर्म्स होती हैं जिनमें आप नेगोशिएशन करते हैं. जैसे कि आपने कभी इंटरव्यू दिया होगा तो आप सैलरी के लिए नेगोशिएट करते हैं. ठीक है, तो एक नॉर्मल बातचीत करने का तरीका होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग. प्रोसीजर बाय विच एम्प्लॉयर एंड अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज एग्री अपॉन द कंडीशन ऑफ वर्क. ठीक है, आप एक कंडीशन ऑफ वर्क पर एग्री कर रहे हैं. सॉरी. प्रोसेस ऑफ जॉइंट डिसीजन मेकिंग द
मेकिंग एंड रिप्रेजेंट अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ। ठीक है, आप एक डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, या सॉरी फॉर दैट। सो हम क्या बात कर रहे थे कि हम जॉइंट डिसीजन का लेने का प्रोसेस करते हैं जहाँ पे हम जॉइंट डिसीजन लेते हैं। ठीक है, और रिप्रेजेंट करते हैं डेमोक्रेटिक वे ऑफ लिविंग इन द इंडस्ट्री। ठीक है, हम वर्कर्स की बात भी सुनेंगे, हम यूनियन की बात भी सुनेंगे और एक जॉइंट डिसीजन लेंगे जो दोनों के हित में होगा। अब कंडीशंस क्या क्या इन्वॉल्व होती हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर? स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक यूनियन होना चाहिए, एम्प्लॉयर्स रिकग्निशन टू द ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयर्स रिकग्नाइज ट्रेड यूनियंस एम्प्लॉयर्स को रिकग्नाइज करता हो अच्छे से, बार्गेनिंग इन गुड फेथ। ठीक है, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ एग्रीमेंट बाय एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो यहाँ पे बार्गेनिंग का ये है कि आप अपने कुछ टर्म्स रख सकते हो कि इतना नहीं, आप इतना कर लीजिए। ठीक है, तो आप इस तरह से बार्गेनिंग कर सकते हो, पर गुड फेथ में होना चाहिए, दोनों पार्टीज के गुड फेथ में होना चाहिए। उसके बाद स्टेप्स क्या क्या आती हैं अब कलेक्टिव बार्गेनिंग में? पहले बोथ पार्टीज रेडी होंगी बात करने के लिए। ठीक है, दोनों रेडी हैं। उसके बाद सेटिंग टाइम लाइन्स कि कितने टाइम के अंदर आप उसको रिजॉल्व करेंगे, और ग्राउंड रूल्स फॉर नेगोशिएशन। ऐसा कि जैसे कि सैलरी के बारे में बात करें तो सपोज अगर वर्कर्स की सैलरी सपोज 1 लाख है, ठीक है, और वो एकदम डबल करने लग जाए तो आप इतना भी नहीं कर सकते। तो आप पहले ग्राउंड रूल सेट कर दोगे कि नेगोशिएशन के ग्राउंड रूल्स ये रहेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ प्रपोजल्स बाय द पार्टीज, दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने अपने प्रपोजल्स रखेंगी, बातचीत करेंगी, प्रेजेंट करेंगी उस चीज़ पे। उसके बाद आफ्टर द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज रिटन एंड अप फॉर वोटिंग बाय द यूनियन मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार होगा और उसके लिए सब लोग वोट करेंगे और एक्सेप्ट करके उसको पब्लिश कर देंगे कि ये हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो ये पूरा कलेक्टिव बार्गेनिंग के स्टेप्स हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर्स का क्या रोल रहता है। ठीक है, द ब्रॉड अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्कर्स participation in management are to motivate employees towards contributing their best for successful running of the organization and make them feel a part of it। ठीक है, जब आप वर्कर्स को पार्टिसिपेट करोगे मैनेजमेंट में तो वो बूस्टअप होंगे। ठीक है, वो मोटिवेट होंगे और अच्छा करने के लिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को अपनी खुद की उनको फील कराओगे कि आपकी ही है तो वो और अच्छे से बिहेव करेंगे। कोई चीज़ आपकी होगी तो आप उसको और अच्छा करना चाहेंगे। To bring the attitudinal change in both employee and employers towards collaboration than conflict। उसके बाद एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ जब बहुत कनेक्टेड होंगे, ठीक है, मैनेजमेंट में दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, कोलैबोरेशंस होंगे, आइडियाज़ आएंगे, एटीट्यूड में चेंज होगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, एक दूसरे की बात सुनी जाएंगी। ठीक है, टू डेवलप एन अप्रोच ऑफ वर्किंग विद द स्ट्रेंथ्स रादर दैन द वीकनेस। ठीक है, आप स्ट्रेंथ्स के साथ काम करना चाहेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि हाँ ये किया जा सकता है, ये कंपनी के लिए सही होगा, ये इंडस्ट्री के लिए सही होगा, और वो काम करेंगे। प्री-requisites क्या होते हैं सक्सेसफुल वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में? म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉपरेशन, प्रॉपर इंडस्ट्रियल क्लाइमेट। ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉपरेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच में। एक्सप्लॉयटेशन और सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए। सेंस ऑफ बिलोंगिंग होनी चाहिए एम्प्लॉयर्स वर्कर्स के बीच में। ओपन कम्युनिकेशन और फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए दोनों ट्रेड यूनियंस और एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन के बीच में। एटीट्यूड का चेंज होना चाहिए। विलिंगनेस टू चेंज एंड द चैलेंजेस चेंजिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, आप कोई चीज़ ख़राब है तो उस पर काम करने के लिए प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है, तो ये सारी प्री रिक्विजिट्स होती हैं। अब अरेंजमेंट्स क्या क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? तो अरेंजमेंट्स, द स्कीम ऑफ WPM is implemented through mutual agreements, statutory and non-statutory committees and councils and equity participations। Mutual agreements में क्या करेंगे आप? सर्विस कंडीशंस लाइक वेजेस आती हैं इसके अंदर, स्केल ऑफ पे, इंक्रीमेंट, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज, प्रमोशन पॉलिसी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सब एम्प्लॉयर्स और ट्रेड यूनियंस के बीच में जो आप डिस्कस करेंगे तो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं। दोनों बात करके इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है स्टैट्यूटरी कमिटीज़। तो उसमें वर्क कमेटी है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट में हमने बात किया था कि वो पूरी सर्विस कंडीशंस के बारे में बात करेगी, एनवायरमेंटल कंडीशंस की बात करेगी। ठीक है, किस तरह से वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपने मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में देखा होगा वर्कर्स की प्रॉपर टेक केयर की जाती है। कैंटीन्स भी उन्हें अवेलेबल कराई जाती है जिससे कि दे कैन जस्ट हैव सम फूड, हैव सम फ्री टाइम, सम क्वालिटी टाइम आउट ऑफ द रफ एंड टफ वर्क दे डू। ओके, उसके बाद सेफ्टी कमेटी, वो भी फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर आती है। ट्रस्टीज इन EPF स्कीम अंडर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट।
ठीक है, डिसिप्लिनरी रिड्रेसल कमेटी अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, तो ये स्टैचुरी कमिटीज़ हो गई हैं। नॉन स्टैचुरी कमिटीज़ के बारे में बात करें तो some organizations induct a few workers representatives in their decision making bodies। ठीक है, डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ के लिए कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े कर दिए जाते हैं, और वो किस लेवल पर नॉमिनेशन किया जाता है? बोर्ड लेवल पर, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, प्लांट काउंसिल या फिर शॉप काउंसिल, अलग अलग लेवल्स पर वर्कर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि आगे जाके बात करेंगे। वॉलंटरी अगर हम बात करें तो उसमें शेयर होल्डर्स आते हैं और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ आती हैं। ठीक है, तो ये सब हमने जो बात की है अभी कि किस तरह से हम एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, हम स्टैचुरी या नॉन स्टैचुरी पार्टिसिपेशन से एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, या वॉलंटरी भी आप एग्रीमेंट्स करा सकते हैं। ठीक है, तो उसके साथ ये हमारे अरेंजमेंट्स हो गए। अब हम बात करते हैं कि पुअर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में। पुअर इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, क्या वजह से गड़बड़ हो रही है? ठीक है, तो इंटर यूनियन एंड इंट्रा यूनियन राइवलरीज, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेड यूनियन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो यूनियंस के अंदर या अलग अलग यूनियंस के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे राइवलरीज चलती रहती है। लैक ऑफ फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर ढंग से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो मिसकंसेप्शन होगा। लैक ऑफ इनिशिएटिव्स टुवर्ड्स डेवलपिंग अ प्रॉपर वर्क कल्चर। ठीक है, इनिशिएटिव्स नहीं है कि एक अच्छा सा वर्क कल्चर डेवलप किया जाए। मेजर ड्रॉबैक की बात करें हम तो वो क्या है? इन इंडिया हैज़ बीन दैट इट वॉज ऑफिशियली इंस्पायर्ड एंड स्पॉन्सर्ड। ठीक है, ये ऑफिशियली इंस्पायर्ड और स्पॉन्सर्ड स्कीम है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, कोई चाहता नहीं था इसे। ठीक है, नीदर देयर वॉज मच प्रेशर फ्रॉम द ट्रेड यूनियंस फॉर इंडक्शन ऑफ सच स्कीम्स नॉर एनी इनिशिएटिव फ्रॉम द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, तो इट इज़ जस्ट इंस्पायर्ड एंड स्पॉन्सर्ड, बस थोप दी गई है। अब ये आपका पूरा थियोरेटिकल पोर्शन हो गया। आई होप आई हैव बीन क्लियर विद दिस थिंग। इससे ज़्यादा आपसे एग्जाम में शायद ही कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट कम्स अंडर द यूनियन मैनेजमेंट रिलेशनशिप्स। किस तरह डिस्प्यूट्स होते हैं, क्या डिस्प्यूट्स हैं, क्या लॉज हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, किस तरह से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। तो द सिचुएशन इन विच डिस्प्यूट्स अराइज फ्रॉम लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स डिफरेंस इंटरप्रिटेशंस आर सेटल्ड बाय अ थर्ड पार्टी कॉल्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, थर्ड पार्टी कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो वो किस वजह से किसके साथ होगा? इट विल बी टेकिंग प्लेस बाय द ग्रीवियंस आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो इसमें आप समझौता कर रहे हो, बैठ के बात कर रहे हो। ठीक है, यू हैव टू डील विद इट। द प्रोसेस इन विच अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व फॉर नेगोशिएशन, अभी हमने बात की, जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है नेगोशिएशन के लिए तो वो हो रही है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ डिस्प्यूट इज सबमिटेड बाय एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज टू वन और मोर आर्बिट्रेटर्स हु make a binding decision on the dispute. In choosing arbitration, the parties opt for a private dispute resolution procedure instead of going off to court. ठीक है, तो आप बैठ के बातचीत करके रिजॉल्व कर लेंगे, आप कोर्ट नहीं जाएंगे इस चीज़ के लिए, कुछ चीज़ों के लिए। ठीक है, the kind of strikes that occur when the union members try to force employers to assign them work instead of giving it to other union, तो वो होती है जुडिक्शन स्ट्राइक। जब कुछ वर्कर्स जो होते हैं वो एम्प्लॉयर्स को, मैनेजमेंट को फोर्स करें कि हमें काम दे दो, हमारे यूनियन को काम दे दो, उस यूनियन को काम मत दो, तो वो जुडिक्शन स्ट्राइक बोली जाती है। अब हमने टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स हैं कुछ इस तरह की, इनमें से आपसे ऑड वन आउट पूछा जा सकता है। तो इकोनॉमिक स्ट्राइक होती है, सिंपैथेटिक स्ट्राइक होती है, जनरल स्ट्राइक होती है, सिट डाउन स्ट्राइक होती है, स्लो डाउन स्ट्राइक होती है, हंगर स्ट्राइक, वाइल्ड कैट स्ट्राइक, ऑल आउट स्ट्राइक, मास रेजिग्नेशन, लाइटनिंग स्ट्राइक्स, ये स्ट्राइक वो स्ट्राइक, हर तरह की स्ट्राइक्स होती हैं। ओके, सो ये पर कॉमन ये 10 हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ स्ट्राइक, तो इसमें विसल ब्लोअर टाइप ऑफ स्ट्राइक नहीं है। बाकी वाइल्ड कैट, इकोनॉमिक, सिंपैथी हमने पढ़ ली है। When an organization requires all the members to become a part of a union before they are even hired, तो उसको बोलते हैं क्लोज्ड शॉप। आप हायरिंग से पहले जो आप वर्कर्स को हायर कर रहे हो उनसे बोल रहे हो कि आप एक यूनियन का पार्ट बन जाओ, तो वो क्लोज शॉप मेथड होता है। ओपन शॉप में बिल्कुल खुला होता है। ठीक है, आपको कोई ऐसे इमरजेंसी नहीं है कुछ भी करने की। नंबर ऑफ स्टेजेस दैट कंट्रीब्यूट कलेक्टिव बार्गेनिंग आर नोन एज इनिशियल डिमांड्स। ठीक है, आप बात करोगे, प्रिपरेशन करोगे। ठीक है, स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स ये सब कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग को। द फॉर्मल रिटन कंप्लेन ऑफ एम्प्लॉयज इज कॉल्ड ग्रीवियंस। ग्रीवियंस आर्बिट्रेशन तो रिजॉल्विंग हो गया, ग्रीवियंस स्ट्राइक जिसमें आपने स्ट्राइक ही कर दी, एम्प्लॉय ओनरशिप दूसरी ही चीज़ हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीवियंस होता है।
The kind of bargaining issues related to certain jobs but not mandatory are non-permissive, provisional, illegal या permissive. They are permissive. ठीक है, कुछ जॉब से रिलेटेड होती हैं पर वो मैंडेटरी नहीं है. यहाँ पे मैंने 3 तरह की बार्गेनिंग के बारे में बात किया है, 3 तरह की इश्यूज़ के बारे में बात किया, सॉरी. सो बार्गेनिंग के इश्यूज़ में जिसमें मैंडेटरी है वो पे और बेनिफिट्स के बारे में बात करती हैं. परमिसिव बार्गेनिंग में इंक्लूड थिंग्स सच एज ड्रग टेस्टिंग और रिक्वायर्ड इक्विपमेंट द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सप्लाई टू एम्प्लॉयज़. इलीगल इश्यूज़ हो सकती है जो कि डिस्कस नहीं कर सकते आप, ठीक है, विच कैन इंक्लूड इश्यूज़ दैट कुड बी कंसिडर्ड डिस्क्रिमिनेटरी. उसके बाद द प्रोसेस इन विच नेगोशिएशन इज डन विद द हेल्प ऑफ अ थर्ड पार्टी इज़ नोन एज मीडिएशन. थर्ड पार्टी के साथ बैठ के अगर आप नेगोशिएशन करें तो उसको मीडिएशन बोलते हैं, ठीक है. आर्बिट्रेशन भी बोल सकते हैं आप उसको, पर जब आपने पूरा नेगोशिएशन कर लिया तो इट इज़ बेसिकली नोन एज मीडिएशन. द फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स यूज टू रिजॉल्व एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस. ठीक है, जो फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स जिनके थ्रू आप एम्प्लॉय की ग्रीवेंसेस को सॉल्व करोगे उसको बोलते हैं ग्रीवेंस प्रोसीजर्स. The process in which workers are not restricted to pay the dues to the concerned union is known as open job. क्योंकि वर्कर्स फ्री हैं, आपको यूनियन ज्वाइन करना है करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है, यू आर फ्री. क्लोज यूनियन में आप पहले से यूनियन ज्वाइन करोगे, हायर होने से पहले से आपको यूनियन ज्वाइन करना पड़ेगा. The union whose members perform one type of work using special training and skill is craft union. Craft union में आपके पास कोई स्किल या वो होनी चाहिए ट्रेनिंग, उसके बाद ही आप कोई काम परफॉर्म कर सकते हो. The strike of union employees which result in loss of national economy is national emergency strike. ठीक है, जब national emergency strike होगी तो उसमें वो ट्रूस एक्ट हमने बात की थी उसकी, ठीक है, तो वो उसके अंदर ही आता है कि आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा. So that's all for this video. I hope you guys would have loved this video. कुछ समझ में आएगा आप लोगों को. एंड टाइप में वीडियोज़ बनाई, sorry for that, I was kind of bit busy and unwell. So that's why I couldn't make videos on time. So please do subscribe to my channel and stay tuned. I would be trying to upload videos as much as I can with some cautions. Okay, and if you have any queries, anything related that you want to discuss with me, you can just comment in the comment box. And if you want more such videos, then also please press the like button. Please share these videos in your groups, in wherever, whoever is preparing for this exam, please do share these videos and mention in the comment box if you want any other detailed information that I might provide you. I kind of have well researched about this exam, so stay tuned to my channel and do subscribe, do like and do share. Thank you very much for watching.